गुड इवनिंग। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा जो ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल स्टार्ट किया गया है उसके माध्यम से आज हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश या फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की बात करेंगे और उसमें से हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। रिमेनिंग पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने देखा है भारत को 5 वृहद प्रदेशों में डिवाइड किया है, 5 मैक्रो रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसका आधार लिया है हमने संरचना, उच्चावच और स्थिति, स्ट्रक्चर, रिलीफ और लोकेशन। इसके बेसिस पे हमने 5 पार्ट्स डिवाइड किए हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आपका आता है उत्तर का मैदान। ये दोनों हम देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं इसके लिए। आज हम जो बात करेंगे वो होगी प्रायद्वीपीय पठार की या पेनिनसुलर प्लेट्यू की। इसके बाद में दो सेक्शन बचेंगे, वो बचेंगे तटीय मैदान, और जो लास्ट वाला टॉपिक होगा वो होगा द्वीप समूह, जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे। इसके अलावा जो और भी रिमेनिंग द्वीप हैं भारत में, जो आइलैंड्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि ये आपका हो गया हिमालय वाला क्षेत्र। इसका जो एक्सटेंशन है आपको नीचे तक मिलेगा। इसके जस्ट नीचे है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तर का मैदान। इसके बाद में पेनिनसुलर भाग है, या आपका जो येलो कलर में दिख रहा है प्रायद्वीपीय भाग है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इसके पश्चिम और पूर्व में आपको देखने को मिलेंगे कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान, और ये आपके द्वीप समूह हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये आपका लक्षद्वीप। ये ब्लैंक मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है और गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा है। तो हिमालय में हमने देखा कि यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा। ट्रांस हिमालय के बाद में 3 जो सीरीज़ हैं, जो समानांतर श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, वो आपको देखने को मिलती हैं। उसमें सबसे बाहर वाली है वृहद हिमालय, या जिसको आप आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है लघु हिमालय, और सबसे नीचे जो श्रेणी है वो आपकी आती है उप हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, इसके अंदर जो फोल्ड्स थे हमने देखे थे। सबसे बाद वाला जो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है लघु हिमालय के बाद में, वो है हिमालयन फ्रंट फोल्ड, HFF के बाद में आपका जो है HFF के बाद में आप जो देखते हैं वो है आपका यहाँ पे गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान से नीचे वाला जो पोर्शन है वो है आपका सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार, और इसी का जो एक्सटेंशन है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जो है आपका मेघालय प्लेट्यू, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, और असम में थोड़ा सा भाग है जिसको बोलते हैं कार्बी ओंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, ये दोनों भाग एक दर्रे से, गैप से अलग हुए हैं, वो आपका कहलाता है मालदा गैप, या जिसको गारो राजमहल गैप भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से हम देखेंगे। तो कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको विशाल प्रायद्वीपीय पठार या द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आपका प्री कैम्ब्रियन काल से बन रहा है, और अभी भी इसमें बहुत जगह फोल्टिंग हो रही है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार पुरानी रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। यह एक टेबल नुमा भूखंड है, क्योंकि ये एक प्लेट्यू है, तो टेबल टॉप टोपोग्राफी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो अधिकतर चट्टानें हैं वो आपको मिलेंगी गोलाकार या ऐसे रोलिंग प्लेन्स के रूप में, या इनको कहते हैं अपर्दित सतहें या इरोजनल सर्फेसेस, जो अपना बेस लेवल को, यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो भी अपने बेस लेवल को या आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये काफ़ी प्राचीनतम आप कह सकते हैं इसको, कि प्राचीनतम जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भारत में आपको मिलता है वो आपको प्रायद्वीपीय पठार पे ही देखने को मिलता है। अब देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसके उत्तर में विशाल उत्तरी मैदान है। ये लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके लगभग आधे भाग पे आपको ये देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ठीक है, इसकी यदि आप ऊंचाई की बात करोगे तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से लेकर 900 मीटर तक है, और ये तिकोने आकार का है, जिसका आधार जो है वो मालवा के पठार की तरफ है, वो आधार है, और जो नीचे है दक्षिण भारत में है वो इसका शीर्ष है। ठीक है, तो ये हो गए फैक्ट्स। इसके अलावा आप देखोगे, इसके यदि विस्तार की बात करोगे तो उत्तर पश्चिम में ये दिल्ली कटक जो अरावली का एक्सटेंशन है, अरावली श्रेणी का विस्तार है। पूर्व में ये राजमहल पहाड़ियों से, पश्चिम में गिर पहाड़ियों से जो गुजरात में है, और दक्षिण में कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियाँ हैं जिनको येलामाला बोलते हैं, जो केरला में है, वो इसकी सीमा निर्धारित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार या जो मेघालय प्लेट्यू है, और कार्बी एंगलोंग पठार है, वो इसी का ही एक्सटेंशन है, इसी का ही विस्तार है, जो मालदा भ्रंश या गारो राजमहल भ्रंश के द्वारा पेनिनसुलर भाग से अलग हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिनसुलर भाग में क्या क्या सम्मिलित हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की जो पठारी भाग है, जो मेघालय वाला प्लेट्यू है और कार्बी एंगलोंग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके अलावा जो पहाड़ियाँ हैं, आप जितने भी पहाड़ियाँ देखते हो वो सारी पहाड़ियाँ आपके हिमालय का विस्तार है। ठीक है, जो आप नीचे तक अंडमान निकोबार तक
फैली हुई हैं। इसी के साथ ये देखिए आप, मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग करता है। प्रायद्वीपीय भाग का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार को मालदा भ्रंश मेघालय के पठार से अलग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ के उच्चावचों की बात करोगे तो इस यहाँ पे उच्चावच पर्वत मिलते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिनको टार बोलते हैं, और ये अधिकतर आपको अवशिष्ट रूप में मिलते हैं। मतलब इनमें अपर्दन इतना हो चुका है कि जितने ऊंचाई के ये पहले थे उतने ऊंचे नहीं रहे हैं, तो ये कटे फटे पहाड़ों के रूप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की यदि वहाँ पे रिसोर्सेज की बात करोगे तो यहाँ पे इसको रिसोर्स रीजन भी बोला जाता है भारत का, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में कोयले का निर्माण जो हुआ गोंडवाना काल में यहीं पे हुआ। इसके अलावा यहाँ पर क्रिटेशियस काल में बड़े पैमाने पर या हाई लेवल पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, और उसी ज्वालामुखी उद्गार की वजह से जो दक्कन का ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप है, वो निर्मित हुआ है। और डेक्कन ट्रैप क्यों फेमस है आपको पता होगा, वो फेमस है आपका काली मिट्टी के लिए। काली कपासी मृदा है जिसको रेगुण मृदा बोलते हैं, उसके लिए फेमस है, और उसकी उत्पत्ति हुई है क्रिटेशियस काल में लावा प्रवाह की वजह से। ठीक, अब प्रायद्वीपीय पठार के अनेक भागों में उत्थान हुआ है, उनका निमज्जन हुआ है, सबमर्जेंस और इमर्जेंस हुआ है, भ्रंश बने हैं वहाँ पे, फोल्डिंग हुई है, और इसके वजह से ये जो भू आकृति है उसमें बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती है। और इन्हीं विविधताओं के आधार पर हम बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को हम 7 बड़े रीजन्स में या 7 बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। मैंने थोड़ा सा जनरलाइज करके इनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोड़ा सा ईजी रहेगा, सिंपल रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए 7 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले उच्च भूमि की बात करते हैं, तो एक है आपका उत्तरी मध्य उच्च भूमि, और फिर आता है दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। तो उत्तर में नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स और साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, तो 2 उच्च भूमियाँ हो गई। एक में आप पढ़ोगे अरावली और मालवा, और रिमेनिंग में आप पढ़ोगे विंध्याचल, सतपुड़ा और जो आसपास का रीजन है वो। इसके बाद में आता है आपका ईस्टर्न प्लेट्यू या पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में आप पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद में देखेंगे अपन दक्कन ट्रैप, ठीक है, जिसमें तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, और दक्कन ट्रैप खुद हो गया, कर्नाटका का प्लेट्यू हो गया, ये हम देखेंगे इसमें। 5वें नंबर पे आता है मेघालय मिकिर पठार, जिसको उत्तरी पूर्वी पठार भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बोलते हैं, जिसमें मैंने कहा गारो, खासी, जयंतिया और कार्बी आंगलोंग को हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो ये टोटल 7 आपको देखने को मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार के 7 पार्ट्स। देखिए ये डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे ये 7 पोर्शंस। तो ये नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, उसके नीचे हो गया साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद में ये आ जाता है आपका डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के बाद में ये आपका डेक्कन ट्रैप हो गया। ईस्टर्न प्लेट्यू में आप हाँ पढ़ोगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को हमने पढ़ेंगे ईस्टर्न प्लेट्यू में। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या मेघालय मिकिर पठार, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कार्बी गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पे थोड़ा सा कार्बी आंगलोंग। इसके बाद में ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट्स, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और ये इस तरफ वाला हो गया आपका ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये 7 पोर्शन हैं जो हमें पढ़ने हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका उत्तरी मध्य उच्च भूमि, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स। सिंपली इसको बोल सकते हो आप कि उत्तरी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग। इसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला को और मालवा के पठार को। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही है अरावली के बारे में, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। फोल्डेड माउंटेन्स हैं, बहुत पुराने फोल्डेड माउंटेन्स हैं जो प्री कैम्ब्रियन काल के बने हुए हैं। इनको आप रेलिक है, माउंटेन्स है ये, मतलब अवशेषी माउंटेन्स हैं, क्योंकि अपरदन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इनकी ऊंचाई बहुत कम हो चुकी है। इसका जो उच्चतम शिखर है वो आपको पता ही होगा, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर के आसपास है, 1722 मीटर है। इसके अलावा जो ध्यान रखने की बात है वो है कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ट GBF जो है वो अरावली पर्वतमाला को विंध्यन से अलग करता है। एक फोल्ट लाइन है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। तो ये अरावली पर्वतमाला को विंध्यन से अलग करता है। विंध्यन पर्वतमाला का ध्यान रखिएगा कि विंध्यन पर्वतमाला है वो भारत को उत्तर और दक्षिण पार्ट में डिवाइड करती है। विंध्यन के ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी भारत है, और विंध्यन के दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिण भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ज्योग्राफिकल डिवाइड है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करता है। इसके बाद में दूसरा जो पोर्शन है वो आता है मालवा का पठार। ये काली मिट्टी से बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला इसके उत्तर में है।
दक्षिण में विंध्यन पर्वतमाला है और इसके पूर्व में बुंदेलखंड है और उसके थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो बघेलखंड का प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। ये काली मिट्टी से निर्मित है और ये पठार पर उर्मिल मैदान, मैंने कहा था रोलिंग प्लेन्स मिलते हैं यहाँ पे, उच्चावच युक्त मैदान मिलते हैं जिसको रोलिंग प्लेन्स या उर्मिल मैदान कहते हैं। और यहाँ पर कहीं कहीं पर चपटी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं या गोलाकार पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलती है, जो जिनका ओरिजिन है वो लावा से हुआ है। ठीक है, और मोस्टली जो लावा का जो इरप्शन हुआ है वो क्रिटेशियस काल में ही हुआ है। तो जितने भी आप जो लावा प्लेट्यूज देखेंगे ये क्रिटेशियस काल में ही बने हुए हैं। इसके बाद में इसके यदि मालवा पठार की बात करेंगे तो इसके उत्तरी भाग को चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है। यहाँ पे जो मेन ड्रेनेज है वो चंबल नदी का है और इसके द्वारा बहुत सारे बीहड़ या उत्खात भूमि या रेवाइंस बनाए गए हैं, जो आपको जब नदी अपर्दन करती है तो जो गली अपर्दन या गली इरोजन या अवनलिका अपर्दन होता है उसकी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिनको रेवाइंस बोलते हैं या जिसको बेडलैंड भी बोलते हैं, उत्खात भूमि भी बोलते हैं, उसके रूप में इस क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भारत का सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन या गली इरोजन वाला क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स। ये आप डायग्राम में देखोगे, ये है आपका अरावली। ठीक है, ये आपका अरावली है, अरावली माउंटेन्स है। अरावली माउंटेन्स के जस्ट नीचे जो है वो मालवा प्लेट्यू है। यदि राजस्थान की फिजियोग्राफी की बात करोगे तो जो हाड़ौती का प्लेट्यू है वो बेसिकली मालवा प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, आउटक्रॉप है, मालवा के पठार का ही बाह्य भाग है जो आपको हाड़ौती के पठार में देखने को मिलता है। ठीक है, और मैंने जो कहा आपको कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है वो विंध्यन को अरावली से अलग करती है, तो ये ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है, फोल्ट लाइन है एक, GBF जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स या केंद्रीय उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि। इसके बाद में आता है दक्षिणी मध्य उच्च भूमि या साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, या इसको दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि भी बोलते हैं। आपका जो उत्तरी भाग है उसके जस्ट नीचे है ये। इसमें आप देखोगे इसमें विंध्याचल पर्वत और इसके निकटवर्ती प्रदेश हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत क्या है? विंध्याचल पर्वत एग्जाम्पल है एक ब्लॉक माउंटेन का, ब्लॉक पर्वत का, और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो विंध्याचल में क्या क्या सम्मिलित है? विंध्याचल में आता है आपका विंध्याचल खुद, उसके बाद में भांडेर और फिर कैमूर और फिर आता है आपका पारसनाथ। तो इसके बाद में जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के बाद में आता है बुंदेलखंड और उसके बाद में आता है बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड हम भी देखेंगे। और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो आपका किससे मिलके बना है? ये आपका मिलके बना है ओल्ड जो है यहाँ पे जो आपको माउंटेन्स मिलते हैं वो पुरानी अपर्दन सतहें हैं, ओल्ड इरोजनल सर्फेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार जो है वो ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है। और इस सीरीज में इस जो क्षेत्र है उसमें भी चंबल अपनी सहायक नदियों द्वारा उत्खात भूमि या बेडलैंड की रचना करती है, जो क्या है वो जो अवनली का अपर्दन हो रहा है उसकी वजह से जो निर्मित स्थलखंड है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और बेसिकली ये सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो इतनी प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एरिड क्रॉप्स, सेमी एरिड क्रॉप्स यहाँ पे की जाती हैं और इकोनॉमिकली ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके बाद में ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है या विंध्यन पहाड़ी है, ठीक है, विंध्यन जो है इसमें मैंने कहा आपको कि इसमें 3 है। सबसे ऊपर वाला जो भाग, ये सबसे पहले वाला जो है वो विंध्यन है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखने को मिलेगा भांडेर, भांडेर के बाद में आपको देखने को मिलेगा कैमूर। ठीक है, सोन नदी कैमूर के पास से निकलेगी आपको, मतलब कैमूर सोन के वेस्ट साइड में कैमूर मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके यहाँ पे मैकाल के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पारसनाथ। तो मैंने कहा कि विंध्यन जो रेंज है वो आपका 3 है, उसमें विंध्यन पहाड़ी खुद, भांडेर है, कैमूर है और पारसनाथ है। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे यदि नर्मदा नदी है जो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में से भ्रंश घाटी के रूप में बहती है, और ये आप जो नदी देख रहे हो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। मैक्सिमम जो रिवर्स हैं इंडिया की वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती हैं, क्योंकि जो प्लेट्यू रीजन है या जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो ढाल है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन ये चूँकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसकी वजह से इनका जो फ्लो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही जो है नदियाँ ईस्ट से वेस्ट की ओर प्रवाहित होती हैं। उसका कारण क्या है कि ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। ठीक है, तो जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा में भी 3 हैं, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स जो सतपुड़ा के सीरीज हैं। मैकाल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है
मैकाल जो सीरीज़ है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है अमरकंटक, और यही अमरकंटक है जिससे दो नदियाँ निकलती हैं, एक नदी निकलती है आपकी नर्मदा और एक नदी निकलती है आपकी सोन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मैकाल पहाड़ी है उससे 3 नदियाँ आपको दिख रही होंगी निकलती हुई, लेकिन अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा और सोन निकलती है। महानदी जो रिवर है वो अमरकंटक से नहीं निकलती है, मैकाल से निकल रही है, लेकिन अमरकंटक जो सबसे ऊंचा पॉइंट है इसका, वहाँ से 2 नदियाँ निकल रही हैं। कौन कौन से निकल रही हैं? यहाँ से निकल रही हैं सोन और नर्मदा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में। साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स या दक्षिण मध्य भूमि का जो निर्माण है वो बुंदेलखंड नीस के द्वारा किया गया है। विंध्याचल श्रेणी के पूर्व में इसके बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड के बाद में आपको बघेलखंड देखने को मिलता है। मैंने कहा आपको कि विंध्यन श्रेणी के पर्वत में नर्मदा नदी की घाटी है जो डाउनफोल्टिंग या रिफ्ट के द्वारा निर्मित हुई है, जिसमें नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और उसकी दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसके अलावा ये भी मैंने बता दिया आपको कि सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियों का समूह है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। सतपुड़ा के उत्तरी किनारे पर नर्मदा और दक्षिण किनारे पर ताप्ती नदी की जो घाटी है वो है, और वो एक रिफ्ट वैली है, रिफ्ट घाटी है। और यही कारण है कि वो उनका जो फ्लो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है। महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। मैंने कहा कि 3 है, सतपुड़ा में आपको 3 पर्वत समूह मिलेंगे, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। महादेव जो है वो बीच वाला पोर्शन है जिसका सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़। ठीक है। और यहाँ पर जो पंचमढ़ी है हिल स्टेशन है, एक फेमस हिल स्टेशन है, वो आपका धूपगढ़ में स्थित है। मैकाल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, और अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, मैंने कहा आपको, नर्मदा और सोन। तो इस डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा ये। देखिए, नर्मदा नदी आपको बह रही है ईस्ट से वेस्ट की ओर, नर्मदा रिफ्ट से होके। सतपुड़ा की 3 है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। महादेव का जो सर्वोच्च शिखर है वो है धूपगढ़। ठीक है। धूपगढ़ के पास में एक लोकेशन है पंचमढ़ी जो बहुत फेमस हिल स्टेशन है। तो सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है जिसके एक तरफ नर्मदा बहती है और दूसरी तरफ ताप्ती नदी बहती है। ठीक है। मैकाल इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, और अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक निकलती है आपकी नर्मदा और दूसरी निकलती है सोन। ठीक है। महानदी जो है वो मैकाल पहाड़ी से निकलती है, लेकिन वो अमरकंटक से नहीं निकलती, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये आपका हो गया दक्षिणी मध्य उच्च भूमि या साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। ये आप डायग्राम में जो देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज की लोकेशंस को। तो 1 नंबर जो है ये आपका क्या है? ये है आपका अरावली। 2 नंबर है आपका विंध्यन रेंज, उसके बाद में आता है विंध्यन और सतपुड़ा। ठीक है। सतपुड़ा के बाद में 4 नंबर है आपका महादेव, 5 नंबर है मैकाल, 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है वेस्टर्न घाट, और 7 नंबर है ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है जिसमें गारो है, खासी है, जयंतिया है, और यहाँ पे कार्बी आंगलोंग है जो असम में स्थित है। ये आपका कुछ डिविजन्स हो गए। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू की या पूर्वी पठार की। तो हमने 2 भाग देख लिए, उत्तरी भाग देख लिया और दक्षिणी भाग देख लिया। इसके जो ईस्ट साइड में है या जो पूर्वी भाग में है वो एक छोटा नागपुर का पठार है, जो आपका जहाँ पे बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं। भारत का मिनरल स्टोर जिसको कहा जाता है, खनिजों का भंडार कहा जाता है जिसको, वो आपका है ईस्टर्न प्लेट्यू। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। ठीक है। यहाँ पर रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, धनबाद, संथाल परगना, पुरुलिया, ये छोटे छोटे पहाड़ हैं जो इसके इसी के पोर्शन हैं, इसी के भाग हैं। जब हम भारत के मिनरल्स पढ़ेंगे तो इन सब पठारों के बारे में डिटेल से पता लगेगा, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम के पर्पज़ से याद भी करने हैं। ठीक है। तो छोटे नागपुर के पहाड़ में यदि इसकी जियोलॉजी की बात करेंगे तो ये पठार आर्कियन काल की ग्रेनाइट और नीस से मिलकर बना है। इसके अलावा यहाँ पर गोंडवाना काल की चट्टानें भी मिली हैं जिसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो भारत का जो कोयला है वो मैक्सिमम गोंडवाना काल में बना है। ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको क्रिटेशियस काल में जो लावा निक्षेप हुए हैं वो भी देखने को इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ भागों में आपको काली कपासी मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले पठारों को स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। इसी वजह से जो ये यहाँ की जो स्थलाकृति है उसको पाटलैंड कहते हैं। ये बेसिकली पठारी भाग है। समतल पठार पाए जाते हैं जो ऊंचे होते हैं और समतल होते हैं, पठारी भाग पाए जाते हैं जिसको पाटलैंड बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पाटलैंड टोपोग्राफी कहाँ मिलती है, तो पाटलैंड टोपोग्राफी आपको मिलती है ईस्टर्न प्लेट्यू पे या पूर्वी पठार पे, और
स्पेसिफिकली छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियों में आती है बराका, स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल। ये कुछ नदियाँ हैं जो यहाँ पर अफवाह करती हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे ये है। इसके अलावा हमने आपको बताया ये जो भाग है ये सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल है, उसके बाद में नीचे वाला भाग साउथ सेंट्रल है। 1 नंबर ये पढ़ा हमने, 2 नंबर ये पढ़ा और 3 नंबर आपने ये पढ़ा। अभी हम देखने वाले हैं ये जो पूरा जो रीजन है जिसको हमने कहा डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में। इसका वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न घाट है और इधर है आपका ईस्टर्न घाट, तो इसको हम डिटेल से भी हम देखेंगे। तो ये आप देख ही चुके हो, इस डायग्राम में कुछ कुछ पठारों के बारे में बताया। जैसे 1 नंबर है आपका मारवाड़ अपलैंड्स, दूसरा है मध्य भारत का पठार 2 नंबर पे जो आपको हाड़ौती वाले रीजन में मिलेगा। उसके बाद में 3 नंबर पे मालवा का पठार, 4 नंबर पे बुंदेलखंड है, 5 नंबर पे बघेलखंड है और ये 6 नंबर जो है वो छोटा नागपुर का पठार या जिसको पूर्वी पठारी भाग कहा जाता है वो है। इसके बाद में 7 नंबर पे जो है वो डेक्कन वाला पोर्शन है, 7 नंबर पे महाराष्ट्र का पठार है। उसके बाद में 8 नंबर पे कर्नाटका में है जिसमें हम देखेंगे मलनाड और मैदान के बारे में। और ये 9 नंबर पे है तेलंगाना और यहाँ पे जो है वो है आपका तमिलनाडु का पठार। और इसके जो पश्चिमी और पूर्वी भाग है वहाँ पे आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए भारत के पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें वो आता है डेक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है कि दक्कन ट्रेप क्या है। ठीक है, तो दक्कन ट्रेप को हम जनरलाइज करके 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है उत्तरी भाग और दूसरा है दक्षिणी भाग। तो उत्तरी दक्कन हो गया और दूसरा भाग हो गया दक्षिणी दक्कन। ठीक है, अब उत्तरी दक्कन की बात करेंगे तो उत्तरी दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का पठार जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का पठार क्या है, जो कोंकण के तटीय मैदान और सह्याद्री को छोड़कर लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र पर विस्तृत है। तो कोंकण का मैदान हम देखेंगे जब तटीय मैदान पढ़ेंगे, जब वेस्टर्न कोस्टल एरिया पढ़ेंगे या पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कोंकण तट है वहाँ पे। और उसके बाद में मिलता है आपको सह्याद्री, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। तो उसके जो अलावा महाराष्ट्र का जो रीजन बचता है, जो आप जहाँ पर आपको लावा का विस्तार मिलता है, वो जो क्षेत्र है वो कहलाता है महाराष्ट्र का पठार। इस पठार पर क्रिटेशियस युग में लावा का विस्तार हुआ था। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि लावा विस्तार कब हुआ है इस दक्कन ट्रेप पे, तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। और इसी के दौरान बनी जो बैसाल्ट चट्टानें हैं और उनसे उन्हीं बैसाल्ट चट्टानों से यहाँ पर रेगुर या काली कपासी मृदा की उत्पत्ति हुई है। भारत की मृदा जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे काली कपासी मृदा इस क्षेत्र में जो दक्कन का पठार है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यतः कपास और गन्ना उत्पादित होता है। इस पठार के अंतर्गत कई उच्चावत सम्मिलित हैं, और भी छोटे छोटे पठार हैं जिसमें अजंता की पहाड़ियाँ हैं, गोदावरी की वैली है, अहमदनगर बालाघाट का पठार है, भीमा उच्च बेसिन है और महादेव उच्च भूमि है। तो ये कुछ छोटे छोटे भाग हैं जो जिनको हम इसमें महाराष्ट्र के पठार में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद में ये हमने बताया आपको दक्कन के पठार के बारे में। इसके अतिरिक्त इसमें जो उत्तरी दक्कन का पठार है उसमें महानदी बेसिन या जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं वो सम्मिलित है। ये उत्तरी दक्कन का ही भाग है। यहाँ पर भी आपको आर्कियन ग्रेनाइट और नीस मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर कुडप्पा के अवसादी शैलें मिलती हैं। जो भारत की जियोलॉजी में हमने आपको पढ़ा दिया है, तो वहाँ पे जो कुडप्पा सीरीज़ है, कुडप्पा श्रेणी है, वहाँ पे जो अवसादीकरण हुआ है वो यहाँ पे मिलेगा। ये जो क्षेत्र है वो महानदी और उसकी सहायक नदियों में आती है शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, ओंग, तेल। ये नदियां हैं आपकी सारी महानदी की सहायक नदियां, इनके द्वारा ये अपवाहित होता है। ये जो क्षेत्र है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये हम जब भारत का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये फिर से रिवाइज होगा। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो आपके छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन को बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हो गया सबसे पहले महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद में हमने देखा छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, और तीसरे नंबर पे आता है इसमें ओडिशा की उच्च भूमि। ओडिशा उच्च भूमि में मेनली जो है वो आपका गडजात पहाड़ियाँ हैं जो उत्कल तट के सहारे स्थित हैं। जैसे हमने कोंकण तट पढ़ा, वैसे ही हम जब पूर्वी तट पढ़ेंगे, पूर्वी जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे उत्कल तट। तो उत्कल तट के पास में आपको गडजात पहाड़ियाँ मिलती हैं, वो इस भाग का हिस्सा है। संरचनात्मक दृष्टि से ये लगभग वैसा ही है जैसा कि महानदी बेसिन है। वही आपको आर्कियन युग की चट्टानें मिलेंगी, ग्रेनाइट नीस मिलेगा, और इनकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी प्रकार से है। इसके अलावा यहाँ पर गोंडवाना युग की चट्टानें भी मिलती है। इसी कारण से यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, इस क्षेत्र में आपको मिलते हैं कोयले के भंडार। ठीक है, इसके अलावा जो
उत्तरी भाग है उसका जो एक पोर्शन है वो है दंडकारण्य। दंडकारण्य एक तरंगित पठार है, अंडुलेटिंग प्लेट्यू है, वही अंडुलेटिंग मतलब समतल नहीं है, थोड़ा उच्चावच इसमें देखने को मिलता है। यह पठार ओडिशा के कोरापुट और कालाहांडी, ठीक है, केबी के जो रीजन है कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी, उस एरिया में ये प्लेट्यू स्थित है। इसके अलावा बस्तर, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी में भी देखने को मिलता है। तो दक्कन के पठार का जो चौथा भाग है दंडकारण्य, वो एक तरंगित पठार है और इन क्षेत्रों में देखने को आपको मिलता है। इसी क्षेत्र में बेलाडीला और अबूझमार जो माइंस हैं वो हैं जहाँ पर आपको क्या मिलता है, वहाँ पर लोहा एस्क के भंडार आपको मिलते हैं। तो ये मिनरल्स में हम और डिटेल्स में देखेंगे कि क्यों जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है उसको वेयर हाउस कहा जाता है मिनरल्स का, क्यों वहाँ पे इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं, कारण क्या है। वहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि वहाँ पे पुरानी चट्टानें भी मिलेंगी आपको, आर्कियन एज की भी मिलेंगी, गोंडवाना लैंड की भी मिलेंगी, और जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पे आपको नवीन डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। जो क्वार्टिनरी एज है या जो चतुर्थक काल है उसके जो नवीन डिपॉजिट्स हैं या जो वहाँ पे नदी घाटियाँ हैं वहाँ पे जो मृदा के निक्षेप हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है जो डेक्कन प्लेटियो उसमें, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के खनिज आपको मिलते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जो दंडकारण्य है इसमें महानदी और गोदावरी की सहायक नदियाँ जल अपवाह का काम करती हैं, जिसमें तेल, उदंती महानदी की सहायक नदियाँ और गोदावरी की सेलेरू, सबरी आदि प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये हमने देखा जो नॉर्थ दक्कन का प्लेट्यू का जो एक भाग है उत्तरी दक्कन का पठार, उसमें हमने देखा आपका दक्कन का पठार देखा, ठीक है। उसके अलावा दंडकारण्य रीजन देखा और छत्तीसगढ़ का मैदान देखा हमने। तो ये हमने इसके डिवीज़न देखे उत्तर के दक्कन के। अब हम बात करेंगे साउथ दक्कन की, दक्षिण दक्कन के पठार की। दक्षिण दक्कन के पठार में हम देखने वाले हैं बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं, जिसमें हम देखेंगे मेनली कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु का पठार। कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो ये डायग्राम आप देखोगे पहले वाला, तो इसमें देखेंगे कर्नाटका, तेलंगाना और नीचे है आपका तमिलनाडु। ये जो तीन भाग हैं ये आपके बनाते हैं दक्षिणी दक्कन। इसके अलावा जो डेक्कन का जो ऊपर वाला पोर्शन था उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें देखा था महाराष्ट्र का प्लेट्यू, उसके बाद में हमने देखा था दंडकारण्य, यहाँ पे देखा था छत्तीसगढ़ का मैदान, यहाँ पे देखा था उड़ीसा की उच्च भूमि, ठीक है, जिसमें गढ़जात पहाड़ियाँ सम्मिलित थी। तो जो दक्कन का पठार है उसके दक्षिण भाग में हमने कहा कि तीन चीज़ें देखेंगे हम, कर्नाटक का पठार देखेंगे, तेलंगाना का पठार देखेंगे और तमिलनाडु का पठार देखेंगे। कर्नाटका का पठार जो है इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटका से लेकर केरल के कन्नूर और कोझिकोड तक है। तो कर्नाटका और केरल में विस्तृत है। कर्नाटका के पठार को आप ध्यान रखिएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मलनाड और दूसरा है मैदान। ये पूछा जाता है। कर्नाटका के प्लेट्यू के दो पोर्शन है। कर्नाटका के प्लेट्यू को आपको कहीं कहीं पे मैसूर का पठार भी देखने को मिलेगा। तो मैसूर के पठार या कर्नाटका के पठार को दो भागों में बांटा हमने, मलनाड और मैदान। अब मलनाड और मैदान होता क्या है देख लीजिए। कन्नड़ में मलनाड का अर्थ होता है पहाड़ी प्रदेश या हिली रीजन। तो बेसिकली ये सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से लगा हुआ पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है बेसिकली यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट है, इससे जो लगा हुआ प्रदेश है, जो पहाड़ी भाग है, यहाँ पर आपको बड़ी पहाड़ियाँ मिलती हैं, कई पहाड़ियाँ मिलती हैं और सकरी घाटियाँ मिलती हैं। तो ये जो भाग है ये आपका जो है ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे आपका सह्याद्री है और यह जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका मलनाड या पहाड़ी प्रदेश, ठीक है। इसके आगे वाला जो रीजन है जहाँ पर कम ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ियाँ मिलती हैं और ढलानी मैदान है, ये ढलान वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर कावेरी और तुंगभद्रा जो है प्रमुख नदियाँ हैं, इसको कहा जाता है मैदान। इसके दो भाग हैं, नॉर्दर्न मैदान और सदर्न मैदान, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। तो ये आपका हो गया मलनाड, ये क्षेत्र हो गया मलनाड, और इसके ईस्ट वाला जो पोर्शन हो गया जो कम ढाल वाला है उसको कहा जाता है मैदान, ठीक है। तो दक्कन के पठार में सबसे पहले हम देखेंगे कर्नाटका का पठार। कर्नाटक के पठार को हमने देखा मलनाड और मैदान में डिवाइड किया। इसके बाद में आज आता है आपका तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार जो है वो धारवाड़ काल की चट्टानों से मिलकर बना है, धारवाड़ सीरीज का है, ये हमें पता है। यहाँ पर कावेरी बेसिन है जिसमें गोंडवाना की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो जितनी भी नदी घाटियाँ आपको देखने को मिलेगी पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में, वहाँ पे आपको सब जगह पे गोंडवाना निक्षेप मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको सब जगह पे कोयला मिलेगा, चाहे महानदी हो, चाहे कावेरी हो, या फिर और भी जो नदियाँ हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में जो तेलंगाना के बाद में आता है तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु के तटीय मैदान के बीच स्थित है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर आपको आर्कियन काल की चट्टानें मिलेंगी। इसके आप तमिलनाडु के पठार के आप यदि
देखिए इसमें 3 पोर्शन मैंने पढ़े हैं आपको। ये आपका हो गया कर्नाटका का पठार, यहाँ पे सबसे इधर वाला हो गया मलनाड, ये हो गया उत्तरी मैदान और ये हो गया दक्षिण मैदान। ठीक है, इसके बाद में देखा ये तेलंगाना का पठार है इससे नीचे, और यहाँ पर जो आता है आपका वो आता है तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु के पठार के आप यदि इधर जाओगे, इस तरफ जाओगे, ईस्ट साइड में जाओगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको पूर्वी घाट, जिसके बारे में हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया हमारा दक्कन का पठार। इसके बाद में जो अगला फिजियोग्राफिक जो इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का जो अगला पोर्शन आता है वो आता है मेघालय मिकिर पठार, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का प्लेट्यू। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का प्लेट्यू क्या है। नॉर्थ ईस्ट का प्लेट्यू बेसिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का ही एक्सटेंशन है, जो जिसके बीच में एक फोल्ट बन गया था, एक भ्रंश बन गया था, एक गैप बन गया था, एक अंतराल बन गया था, जिसको कहा जाता है गारो राजमहल गैप या मालदा गैप। ये जो गैप बना था इसको कालांतर में जो नदियां हैं, जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर हैं, उनके द्वारा जो निक्षेप लाए गए उसके द्वारा भर दिया गया। ठीक है, तो ये कहा इसमें कि मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू जो है वो गारो राजमहल गैप या मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय खंड से अलग हुआ है। इस अंतराल या गैप का निर्माण तृतीय काल के दौरान भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराकर डाउन फोल्टिंग की वजह से हुआ। टर्शियरी एज में जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो उस टाइम पे डाउन फोल्टिंग हुआ। डाउन फोल्टिंग की वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लेट है, ये आप देखोगे ऐसे प्लेट्यू रीजन है और यहाँ पे आपको मेघालय का प्लेट्यू मिलेगा, यहाँ पे एक फोल्ट लाइन बन गई। जो फोल्ट लाइन बनी थी अब टर्शियरी काल में बनी थी, और ये इन दोनों प्लेट्स के टकराने की वजह से डाउन फोल्टिंग जो हुआ, मतलब ये जो चीज़ है वो नीचे धस गई, उसकी वजह से यहाँ पे ये फोल्ट निर्मित हुआ। यही अंतराली इसी फोल्ट को बाद में गंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा तलछट डिपोजिट करके इसको भर दिया गया। ठीक है, अब इसका स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर जो शिलोंग है वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। इस क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर या रेंगमा हिल्स देखने को आपको मिलती हैं। गारो, खासी, जयंतिया आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे हिल्स मिलती हैं मेघालय के पठार में। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया और उसके बाद में मिकिर या रेंगमा पहाड़ियाँ यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, मेघालय पठार का विस्तार असम के कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियों में भी देखा जा सकता है। तो कार्बी ओंगलोंग भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक्सटेंशन है। मेघालय पठार के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कोयला, लोहा अयस्क, सिल्मानाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज संसाधन मिलते हैं, जो आपको सेम मिलेंगे प्रायद्वीपीय पठार में। तो उससे ये भी, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो एक ही टाइम पे हुआ है। इसके अलावा इसकी इस क्षेत्र की विशेष बात क्या है कि ये क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसी की वजह से क्या है कि यहाँ पर जो इसकी जो सतह है, मेघालय के पठार की जो सतह है वो अत्यधिक अपरदित और विच्छेदित है, टूटी फूटी है, कटी फटी है, और ये एक तरीके से इरोडेड सरफेस है, जो मतलब अपने अपरदन के चक्र को लगभग पूरा कर चुकी है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये आप मेघालय प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको गारो, खासी और जयंतिया मिलेगी, और ये जो पोर्शन है, ये दोनों जो पोर्शन है ये आप क्या है, ये आपके कार्बी ओंगलोंग पठार का भाग है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या उत्तरी पूर्वी पठार। तो ये हमने देखा कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो पूरा पेनिनसुला है, सदर्न पेनिनसुला है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश है, इसको हमने 7 भागों में बांटा है। 5 की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उन 5 में सबसे पहले आती है उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है, जिसमें हमने देखा मालवा का पठार और अरावली सीरीज, अरावली और मालवा। इसके बाद में इसके दक्षिण वाला भाग है जिसमें हमने देखा विंध्यन और सतपुड़ा के बारे में, वहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ देखी। इसका एक्सटेंशन देखा हमने बघेलखंड और बुंदेलखंड और फिर बघेलखंड के रूप में। इसके बाद में नीचे देखा हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है, उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में हमने कुछ पोर्शन देखे जिसमें देखा हमने महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। महाराष्ट्र के पठार के बाद हमने देखा यहाँ पे छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको हमने कहा। उसके बाद यहाँ देखा उड़ीसा की उच्च भूमि, ठीक है। तो ये कुछ भाग थे जो हमने किसमें देखे, महाराष्ट्र के प्लेट्यू में। इसके अलावा यहाँ पे दंडकारण्य था जो एक अंडुलेटेड प्लेट्यू या तरंगित पठार था। इसके बाद में जो दक्षिणी भाग है, साउथ डेक्कन है, उसमें हमने कुछ पठार देखे हैं। सबसे पहला जो था उसमें था आपका, उसमें हमने देखा आपको इधर देखा आपका कर्नाटका का पठार, कर्नाटका के बाद में देखा हमने तेलंगाना, तेलंगाना के नीचे हमने देखा तमिलनाडु का पठार। तो ये देखा। ईस्टर्न में हमने देखा यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार था वो। तो 4 पोर्शन ये हो गया। 5वां जो भाग था वो आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट
पठारी भाग, जिसमें हमने देखा कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार में हमने 4 देखी, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिरिया रेंगमा हिल्स, और इसके थोड़ा सा आगे था वो आपको कॉर्बी आंगलोंग देखने को मिला। तो इस प्रकार से हमने 5 भाग पढ़ लिए हैं। 2 चीज़ें बची हैं, 2 चीज़ें बची है, वो कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी, यदि आप बात करोगे तो ये जो भाग है ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मतलब प्रायद्वीपीय पठार के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इधर वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में, इनके बारे में हम कल बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये हमने आज देखा भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और उसके बाद में हम देखने वाले हैं तटीय मैदान, और उसके एंड वाला जो सेक्शन होगा, जो क्लास होगी, वो होगी आपकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और वहाँ पे कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं और कौन से एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।